स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीकेएल क्लासेस में। तो दोस्तों, टाइम ट्रैवल किसे अच्छा नहीं लगता। तो टाइम ट्रैवल में किस तरह से आप भविष्य में 2070-2080 के आसपास जो है पृथ्वी की क्या स्थिति होगी, यह कहानी उसके बारे में है। और इस पुस्तक का नाम है क्ली टापू पर रोमांच। तो इसके पहले भाग को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सैर। तो चलिए शुरू करते हैं। लीशा समय चक्र से बाहर निकल आई थी। वह अपने ख्यालों में इतनी खोई थी कि अपने आसपास की चकाचौंध पर भी उसकी नज़र नहीं गई। 15 साल की उम्र के हिसाब से लीशा की लंबाई ज़्यादा थी। उसके काले बालों की चोटी बनी थी। उसने चमकीले रंग का जो स्पेस सूट पहन रखा था, वह उसके दुबले शरीर पर एकदम सही बैठ गया था। वह एक परिसर में दाखिल हुई, जहां मधुमक्खी के विशाल छत्ते की तरह मकान बने थे। परिसर में हजारों छोटे छोटे अपार्टमेंट बने थे। वह अपने घर के दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने दरवाजे पर अपनी हथेली रखी। दरवाज़ा खुल गया और वह अंदर दाखिल हुई। गोलाकार बैठक मध्यम नारंगी रोशनी से रोशन हो गई और लीशा का पसंदीदा संगीत बजने लगा। स्पेस सूट उतारकर लीशा ने सूती कुर्ती पहनी और आराम से कमरे में चहलकदमी करने लगी। उसने दीवार पर लगा एक बटन दबाया और दीवार विशाल पर्दे में बदल गई। डिजिटल वॉलपेपर सक्रिय हो गया। घर के दूसरे कमरों की तस्वीर पर्दे पर दिखने लगी। लीशा ने देखा कि घर एकदम खाली था। डिजिटल पर्दा बंद कर वह मैसेज डेस्क पर गई। उसके सामने तुरंत उसकी माँ की तस्वीर आ गई। लीशा, मुझे उम्मीद है कि अतीत की तुम्हारी पहली सैर में तुम्हें काफ़ी मज़ा आया होगा। मुझे बेहद अफसोस है कि इस बारे में सुनने के लिए मैं अभी मौजूद नहीं रह सकती। मुझे शिक्षण केंद्र में ज़रूरी बैठक के लिए जाना है। कृपया कुकर में प्रोग्राम सेट कर दो और साइबर सेफ जो तुम चाहोगी वह बना देगा। तुम फ्रिज से वीटा स्ट्रिप भी ले सकती हो। कृपया नील से कहना कि अच्छी तरह खाए, ना कि एक वीटा स्ट्रिप लेकर ही रह जाए। माँ का यह संदेश सुनकर लीशा को हंसी आ गई, पर उसी पल वह निराश भी हो गई। मुझे उम्मीद थी कि मेरी कहानियाँ सुनने के लिए माँ मौजूद रहेंगी। लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर बैठी थी। यह सोचते हुए लीशा बैठक में निढाल होकर पड़ गई। कमरे में कम ऊंचाई वाले गद्देदार बिस्तर लगा था और फर्श ठंडी चटाई से ढका था। कमरे के 3 तरफ दीवारों पर हल्की रोशनी थी और चौथी दीवार पर समुद्र के बहुरंगी दृश्य उकेरे थे। अशांत सागर में एक जहाज तूफान में फंस गया था। तेज लहरों के बीच दिख रहे कुछ गहरे धब्बे पेंटिंग पर हावी हो रहे थे। लीशा उठी और धीरे से उस बड़ी पेंटिंग की ओर देखने लगी। उसे पता था कि पेंटिंग काफ़ी पुरानी थी और उसके माता पिता के किसी पूर्वज ने बनाई थी। अब तक उसने कभी पेंटिंग को गंभीरता से नहीं देखा था, लेकिन आज वह आसमान पर पड़े छोटे छोटे धब्बे को बारीकी से देख रही थी और खुद से बुदबुदा रही थी। ये क्या हो सकता है? चिड़िया? पूरी पृथ्वी पर ऐसी तो लाखों करोड़ों होंगी। लीशा ने रिमोट उठाया और एक छोटा सा बटन दबाया। उसके सामने की दीवार का एक हिस्सा खुला और शीशे की दीवार के पार से बाहरी दुनिया का खूबसूरत नज़ारा सामने आ गया। लालिमा फैली हुई थी जो बता रही थी कि शाम होने वाली है। वह चारों ओर धधकती रोशनी की वजह से डूबते सूरज का वह नज़ारा साफ तौर पर देखने में मुश्किल आ रही थी। रोशनी में नहाती चमचमाती इमारतें, लोगों की भीड़, आकाश में उड़ते दिखाई दे रहे नन्हे हवाई जहाज। यह साल 2070 था और धरती पूरी तरह सड़कों, पुलों, फ्लाईओवर, अंतरिक्ष यान, विमान हैंगर और विशाल इमारतों से ढकी हुई थी। लगातार बढ़ती आबादी धरती के कोने कोने में फैल चुकी थी। ब्रह्मांड के ज्यादातर ग्रहों का लगभग पूरा हिस्सा रहने लायक नहीं रह गया था, इसलिए धरती पर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। हरियाली तो बस राष्ट्रीय उद्यानों और वन क्षेत्रों तक में ही सिमट कर रह गई थी। मीटियोर, ग्रेनाड और ऑडी 1 जैसे नए ग्रहों में धरती की आबादी के बहुत छोटे हिस्से को बसाया गया था। बेमज़ा कर देने वाले बाहर के नज़ारे को देखकर लीशा ख्यालों में खो गई। तभी अचानक बैठक खाने का दरवाज़ा खुला। उसका छोटा भाई नील कमरे में आया, ताकत और जोश से भरपूर। नील भी अपनी बहन की तरह उम्र के लिहाज से ज़्यादा लंबा था। उसका चेहरा गोल और भरा हुआ था। अब तक उसका चेहरा मुस्कान से जगमगा गया था। अंदाज लगाओ क्या हुआ।
हम आज ग्रेनाड से मैच जीत गए। हमारी यह पुरानी धरती आज भी सबसे ऊपर है। अपने भाई की खुशी देखकर लीशा मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छा, यह ज़रा मेरी खबर भी तो सुनो। हाँ, तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? समय की यात्रा तुम्हें कैसी लगी? नील की आवाज़ में जलन साफ महसूस की जा सकती थी। आखिर उसकी उम्र अभी 13 साल की ही थी और उसे समय की यात्रा करने लायक बनने के लिए 2 साल इंतज़ार करना था। साथ ही कई तरह के शारीरिक जांच में भी खरा उतरना था। लीशा ने बड़े रोमांच से बताया, बड़ा मज़ेदार रहा नील। मैं तो बस तुम्हारे घर आने का इंतज़ार कर रही थी ताकि तुम्हें सब कुछ बता सकूं। तो मैं आ गया हूँ, फौरन कह डालो। ठीक है, सबसे पहले मुझे कंट्रोल टावर का रिपोर्ट करनी थी, जहाँ से टाइम सेल उड़ान भरता है। यह बड़ा ही चिकना होता है, किसी कैप्सूल की तरह, नीले फाइबर ग्लास का बना और आकार में पुराने पौष्टिक कैप्सूल से थोड़ा बड़ा। अरे हाँ, माँ ने कहा था तुम खाना खा लो, ऐसा नहीं कि केवल वीटा स्ट्रिप्स लेकर रह जाओ, लीशा ने निर्देश दिया। नील ने अधीर होते हुए कहा, ठीक है, मैं खा लूँगा, लेकिन तुम ये तो बताओ कि आगे क्या हुआ। मैं सेल में उतरी और सीट पर बैठ गई। मेरे सिर पर सेंसर रख दिया गया। लीशा कुछ क्षण के लिए रुकी, कुछ सोचने लगी। जब यात्रा शुरू हुई तब तो एहसास हुआ, उसका बयान मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे अचानक हवा के झोंके का एहसास हुआ और ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी चीज़ में समाती जा रही हूँ। तब सेल के बाहर की दुनिया एकदम अंधकारमय हो गई। इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि कब अचानक बाहर धरती अवतरित हो गई। यह एकदम अलग अनुभव था। नील की उत्सुकता काफ़ी बड़ी हुई थी। उसने, तुमने कौन सा वर्ष चुना था? लीशा ने जवाब दिया, साल 1985। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। पूरी यात्रा पर मुख्य कंट्रोल टावर ने कड़ी निगरानी रखी जा रही थी और मुझे उसी समय पथ का पालन करना था जो उन्होंने मेरे लिए तय कर रखा था। और तुम्हें पता है कि हम 100 साल से ज़्यादा पीछे की यात्रा पर नहीं जा सकते थे। अच्छा, ऐसा था? मैं तो सोच रहा था कि तुम जितना चाहो उतना पीछे के समय में जा सकती हो। नहीं, लीशा ने जवाब दिया, इसमें काफ़ी खर्च आता है और सरकार शैक्षणिक दौरों पर इतना खर्च नहीं करना चाहती। इसकी इजाज़त कभी कभी ही, और वह भी शोध के मकसद से दी जाती है। ठीक है, आगे बताओ। इतने साल पहले की धरती को तुमने कैसा पाया? तब धरती पर बड़ी हरियाली थी। नील, यह बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तुम्हें पता है, जो पेड़ हम राष्ट्रीय उद्यानों में और कृत्रिम वातावरण में उगाते हैं, पहले धरती पर ऐसे पेड़ पौधे कुदरती तौर पर बड़ी भारी मात्रा में थे। ऐसा लगता था कि तब इतनी गर्मी भी नहीं पड़ती थी। हाँ, हमने विज्ञान की किताब में इसकी चर्चा तो की है, पर नील, मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वह है उस समय के पक्षी। पक्षी? नील इस अंदाज में बोला जैसे वह लीशा की ओर सवालिया नज़रों से देख रहा हो। पता है, डैनो वाले पक्षी आसमान में उड़ते छोटे हवाई जहाज की तरह दिखाई देते थे। तुम्हें याद है कि हम चिड़ियाघर और राष्ट्रीय उद्यानों में ऐसे पक्षी देख चुके हैं? इनकी जब बहुत कम प्रजातियां जीवित हैं। हाँ हाँ, मुझे याद आ रहा है, नील ने काफ़ी तेज़ आवाज़ में कहा। बीते समय में ऐसे पक्षी धरती पर हर ओर दिखाई देते थे, पेड़ों पर बैठे और इधर उधर उड़ते। मुझे लगता है मैंने कहीं पढ़ा है कि 2030 के बाद शहरों में पक्षी नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहाँ उनके चुगने के लिए अन्न के दाने भी नहीं होंगे। अभी भी कोयल या गाने वाली चिड़िया कहाँ दिखाई देती है। फिर धीरे धीरे शहरों का फैलाव हो रहा है, ज़्यादातर पेड़ कट रहे हैं, जो तो ऐसे में पक्षियों के रहने के लिहाज से माहौल में गर्मी तो भी तो बढ़ रही है। कई प्रजातियां तो गायब ही हो गई हैं। चिड़ियाघर में कुछ प्रजातियों को कृत्रिम रूप से उनके अनुकूल वातावरण तैयार कर रखा गया है। हाँ, वीटा स्ट्रिप्स के बढ़ते इस्तेमाल से जो भी अनाज उगाने के लिए पौधों की ज़रूरत घट गई है, क्योंकि कारखानों में यह ज़रूरत पूरी होने लगी है। जो भी हो, पर लगता है कि तुम्हारा दौरा बड़ा मज़ेदार रहा है। ये तो बताओ कि वहाँ के लोग कैसे थे, वे कैसे दिखते थे?
ज़्यादा अंतर नहीं था, बस कपड़े थोड़े अलग तरह के पहनते थे। मैंने किसी को भी स्पेस सूट पहने नहीं देखा और ना ही उन्हें हीट सूट पहने भी देखा। वे बस पतलून और कमीज पहनते थे। कुछ औरतें लंबा सा कपड़ा शरीर पर लपेटे रहती थी। मुझे लगता है कि उनकी लंबाई हम लोगों से कम थी। फिर भी मेरा तो मन करता था कि काश मैं उसके साथ इस हरी भरी धरती को ले जाती। हमारे पास मौजूद मशीनी दैत्य के तुलना में वह कहीं बेहतर था। नील के दिमाग में अचानक एक विचार आया और वह पलंग से उतर गया। लीशा, कैसा रहेगा अगर हम तुम्हारी काल यात्रा में से कुछ पक्षी उठा ले आएं और यहाँ अपने चिड़ियाघर बना लें? लीशा जोर से हंस पड़ी। छोड़ो भी नील, क्या तुम्हें नहीं पता कि जिस तरह अतीत के लोग टाइम सेल या हमें नहीं देख सकते, उसी तरह अतीत का कुछ भी हमारे समय में नहीं आ सकता। अगर हमने ऐसी कोशिश भी की होती तो सेल से बाहर निकले होते तो हम उसी पल खत्म हो गए होते। पर नील कहाँ मानने वाला था। मुझे पता है कि क्या करना है। चलो ऑरन से बात करते हैं, इसके पास ढेर सारे उपाय होते हैं, वह कुछ ना कुछ ज़रूर सुझाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की कहानी ख़त्म होती है और इसका अगला पार्ट जो है वो हम कल पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको ये पार्ट सैर पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।